इस साल डीओ सबमिट कराना ही होगा, इसलिए आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो आपके जिनकी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी होंगी वो आपको ट्रांसलेशन भी करवानी होगी इटालियन में। तो उस सिलसिले में भी अगर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इटली में अपना स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल इस्लामाबाद एम्बेसी इटली ने काफ़ी ज़्यादा जो चेकलिस्ट के अंदर चेंजिंग्स की हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये ना हो कि इस साल अगर अपॉइंटमेंट का इशू रिजॉल्व हुआ है तो आप चेकलिस्ट में चेंजिंग्स की वजह से वीज़ा से रह जाए। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट्स तक जो अपना इटली का स्टडी वीज़े का प्रोसेस कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चेकलिस्ट मेरे सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग की है कि वो ये उन्होंने चेंजिंग की है कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एफिडेविट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपोस्टाइल होने चाहिए। वो किस तरीके से होने चाहिए? सबसे पहले आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट आता है और इंटर का डॉक्यूमेंट आता है। अच्छा, अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का ट्रांसक्रिप्ट और इंटर का सर्टिफिकेट ये कंसर्न बोर्ड से होगा। कंसर्न बोर्ड के बाद आईबीसीसी से होगा, मोफा से होगा, देन अपोस्टाइलेशन होगी। वन थिंग होगी, अगर आप बैचलर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मैट्रिक और इंटर का सिर्फ सर्टिफिकेट करवा लेंगे तो इनफ है, और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी से होगी। उसके बाद आईबीसीसी से एचईसी से होगी, एचईसी के बाद ये मोफा से होगी, मोफा के बाद ये पोस्टाइल होगी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि ओनली डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड इन इंग्लिश। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आप एफआरसी लगा रहे हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, वो आपका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए। अगर इंग्लिश में होना चाहिए या इटालियन में होना चाहिए, इसके अलावा किसी अदर लैंग्वेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं होंगे। पॉइंट 3 की अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जैसे आपका एफआरसी हो गया या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो आप अपने कंसर्न नागरा से इशू करवाएंगे तो उनको कम से कम जब आप अपना प्रोसेस करें तो 6 माह के अंदर अंदर आपके इशू होने चाहिए, उससे पुराने नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने एक अजीब सा जो है वो पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐसा वैसे ऐसा होता तो नहीं था कि जब आप एक दफ़ा एफआरसी निकलवा लेते हैं तो अगर आप उसको पोस्टल करवा लें तो वो वैलिड थी। लेकिन इस साल इन्होंने कहा कि जो अभी इस तरह के जो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है वो जब आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 6 माह तक ही होगी। पॉइंट 4 की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये है कि पंजाब में रह रहे हैं, केपीके में रह रहे हैं या बल्दिस्तान में, तो आपका जो कॉन्सुलेट होगा वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट होगा। अगर आप बलोचिस्तान में या सिंध में रह रहे हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट में जमा करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप पंजाब के रेजिडेंट्स हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो स्टडी वीज़ा की अगर बात की जाए तो आपका जो है उसके अंदर आ जाएगा आपकी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट आ जाएगा जिसके अंदर आपका आईडी कार्ड आ जाएगा और आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और पासपोर्ट के अंदर आपके कम से कम 2 पेजेस का ब्लैंक होने चाहिए और 6 माह से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने मेंशन किया प्लीज प्रोवाइड आल्सो फोटोकॉपीज ऑफ प्रीवियस इशूड वीज़ा। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स के कोई वीज़ा वगैरह प्रीवियसली रिजेक्ट हुआ है या पासपोर्ट उन्होंने रिन्यू करवाया है तो पासपोर्ट की आपने ओरिजिनल जो रिन्यू करवाया वो पुराने वाला पासपोर्ट भी लगाना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूरिंग रिजेक्शन या ड्यूरिंग किसी भी तरह के इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो आपने उनको सबमिट लाजमी करना है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी डमी टिकट आ जाती है, डमी अकोमोडेशन आपकी आ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में उन्होंने मेंशन किया कि मिनिमम कवरेज जो है वो आपकी 30,000 यूरो की होनी चाहिए फॉर एमरजेंसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड रेपिट्रिएशन एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो 30,000 यूरो वाली जो शेंजन की चल रही है इंश्योरेंस वो आप करवा सकते हैं, वो वैलिड है, लेकिन कंपनीज जो है वो वही होनी चाहिए जो इस्लामाबाद एम्बेसी ने रजिस्टर्ड फर्म्स मेंशन किए हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जिसमें आप या तो अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अकोमोडेशन मिली है तो वो लगा दीजिएगा, अदरवाइज आप डमी अकोमोडेशन लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने इसमें मेंशन किया कि प्री इनरोलमेंट की समरी आपने लगानी है जो कि फॉरवर्ड हो चुकी है।
अच्छा, इसके अंदर इस बार इन्होंने मेंशन कर दिया, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते थे, सर आप एसओपी सब हमारा बनाते हैं, सबको कहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर के एसओपी बनाएं। तो भाई आज इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया कि मोटिवेशन लेटर एड्रेस टू द वीज़ा ऑफिसर, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मोटिवेशन लेटर के अंदर भी ना अपने एसओपी के अंदर भी मिस्टेक की होती है। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम में मोटिवेशन लेटर लिया होता है उसी के ऊपर जो है ना उन्होंने एसओपी बना के सबमिट किया होता है, जिसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं आप एसओपी कैसे बनाना है। मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में एक अपडेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं कि आपने जो एसओपी है वो कैसे बनाना है, क्योंकि इस साल जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो कि इन्होंने मेंशन किया है कि टू द वीज़ा ऑफिसर को होना चाहिए, एड्रेस ऑफ वीज़ा ऑफिसर को होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि जो भी डिटेल्स ऐड करें वो आपकी अपनी डिटेल्स हो, ये ना हो कि किसी का कॉपी पेस्ट फॉर्मेट आपने उठाया उसके अंदर अपनी डिटेल ऐड करें और सबमिट कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। अगर एआई का भी यूज़ करें तो तरीके से यूज़ कीजिएगा, प्रोफेशनली, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता तो ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जो आपका डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एसओपी की बेस के ऊपर भी रिजेक्शन आई हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात किया जाए तो एडमिशन लेटर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाएगा। अच्छा, 11वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसके ऊपर परेशान थे, मेरे खुद भी स्टूडेंट जो पाडवा से रिलेटेड थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर थे कि यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल में मेंशन किया था कि डीओवी की जगह या तो आप डीओवी जमा करवा सकते हैं या सीमिया करवा सकते हैं, या अगर आपके डॉक्यूमेंट पोस्टलाइजेशन है तो वो करवा देंगे, तीनों चलेंगे। बट अब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई अगर हमें यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि अगर पोस्टलाइजेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो डीओवी की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे टेक्निकली एम्बेसी ने चेकलिस्ट में ये मेंशन किया है कि आपको या डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू देना पड़ेगा या आपको सीमिया देना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ अपने जहन में रखें कि या आपको डीओवी सबमिट करवाना है या सीमिया करवाना है। या तो आप सीमिया करवाएंगे जिसकी फीस 400 यूरो होती है, ठीक है, वो बनेगा आपका, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है वो देख सकते हैं। या आपको डीओवी बनवाना पड़ेगा कि डीओवी के डॉक्यूमेंट किस तरीके से अरेंज करने हैं, वो भी सारे इसके अंदर मैंने डिटेल के साथ वीडियोस मेंशन की हुई हैं। तो आपको इस साल डीओवी सबमिट कराना ही होगा, इसलिए आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो आपके जिनकी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी होंगी वो आपको ट्रांसलेशन भी करवानी होगी इटालियन में। तो उस सिलसिले में भी अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने बताया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रीवियस स्टडी इन ओरिजिनल एंड अप बाय अ फोटोकॉपी, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी पोस्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इटालियन। ये 12वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने करार दे दिया। सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए और उनकी ट्रांसलेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और बी केयरफुल के यहाँ पर स्टूडेंट ये भी परेशान होते हैं कि भाई जो फोटो कापीज है क्या उनकी भी वेरिफिकेशन करवानी, उनको भी पोस्टल करवाने, कुछ शहजादे उस तरह भी चल पड़ते हैं। तो भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ पोस्टलाइजेशन तक करवाएं, उन्हीं की फोटो कापीज करवाएं और ट्रांसलेशन करवाएं। बाकी आपने फोटो कापीज को जो है वो वेरिफिकेशन करवाने नहीं चल पड़ना, ताकि वेरिफिकेशन के ऊपर ही 3 लाख रुपये लगते। अच्छा, 13वां पॉइंट के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। स्टूडेंट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें भाई इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो या तो आपको आइल्स देना होगा मोस्टली, या आपको टोफल देना होगा। अदरवाइज पीटी, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे मेरे खुद भी कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बेस पे, वो ये कहते हैं कि सर अगर हमारा एडमिशन मीडियम इंस्ट्रक्शन की बेस पर हो चुका है तो क्या हमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं। वो चीज़ इन्होंने क्लियरली कर दिया है कि और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इटालियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दिस सर्टिफिकेट बी टू प्रोफिशिएंसी इन ऑल 4 लैंग्वेज के यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स को जैसे पाडवा होगी, वीनस होगी, फ्लोरेंस होगी, ये यूनिवर्सिटी एक आपको सर्टिफिकेट देती है कि हमारे पास जो ये स्टूडेंट आया हमने इसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक कर लिया, इसकी प्रोफिशिएंसी इस लेवल तक मीट करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के दे देते हैं। अगर वो आपको सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं देन आप वो सर्टिफिकेट लगाकर आपको आइल्स या टोफल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी वो सर्टिफिकेट नहीं देती देन यू शुड भाई कि आपको आइल्स या टोफल सबमिट करना पड़ेगा। मास्टर्स के लिए B2 लेवल है और बैचलर्स के लिए अगर आते हैं तो 5.5 भी आइल्स चल जाता है। अच्छा, उसके बाद जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि 10,000 से ज़्यादा आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। स्टूडेंट कहते थे सर ऐसा तो नहीं है, 7,000 ही है। तो हमें कुछ चीज़ें पहले से आइडिया होती है कि क्या चेंजिंग आएगी क्या नहीं आएगी। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई सब्सिडेंट फंड्स हेल्ड इन अ बैंक इन द स्टूडेंट्स नेम मस्ट अमाउंट टू एटलीस्ट 10,189 79.85 पर ईयर।
अच्छा, इसमें इन्होंने मेंशन किया कि 10,179 यूरो जो आपने सबमिट करवाने हैं स्टूडेंट के अकाउंट में। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड भी। फिर भी इसमें बता देता हूँ कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट कोशिश करनी है, अगर इन्होंने 10,179 की गई है 10,000, तो भाई आपने सिर्फ 10,000 की बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी, 10,000 से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट शो करवाइएगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम 11 से 12,000 हो। उसकी सर्टेन रीज़न है, वो फर्दर मैं वीडियो के अंदर भी डिटेल कर दूंगा। और जो मेजर इसके अंदर चेंजिंग आई है वो ये है कि अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, आपकी एज 22 से बिलो है, देन तो स्टूडेंट का फादर का अकाउंट भी चल जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है, उसकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है, तो उसके अपने अकाउंट में पैसे होने चाहिए एज़ पर जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं। तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो आप पैसे मेंशन कर रहे हैं उसका A to Z आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। वो स्पॉन्सर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है दैन तो ठीक है, आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई तो आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट के जो एसेट मतलब कि लिक्विड कैश अपने स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर शो करवाना है, और जो इसका स्पॉन्सर होगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अच्छा, उसने कहा एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट ऑन द प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट इफ द एप्लीकेंट और स्पॉन्सर इज एन एम्प्लॉय। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर भाई आप एम्प्लॉय हैं तो 3 साल के FBR के रिटर्न लगेंगे। FBR के जो रिटर्न लगेंगे उसमें जो एसेट्स और इनकम आपकी शो होगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ अलाइन होनी चाहिए। लास्ट 6 माह की पे स्लिप्स होनी चाहिए। आई रिकमेंड कि आप 8 माह की जो है वो स्लिप्स इनको शो करें। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इसमें भी, और ड्यूली साइन जो आपका मैनेजर होगा बैंक का वो आपको साइन करके देगा, स्टैम्प करके देगा, और साथ में बैंक मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी देगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई प्रीवियस 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगे तो इसका क्या मतलब है। भाई अकाउंट आपका 6 माह से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। जो बैंक में पैसे डिपॉजिट है अगर वो 3 माह से भी डिपॉजिट है देन भी चल जाएगा। कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो जिस कंपनी में काम करते हैं तो सेल्फ स्पॉन्सर के लिए आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, टाइटल डीड आ जाएगा, ठीक होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो आप अपनी कंपनी शो करवा रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपकी वेट होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। और इसको भाई मोफा या पोस्टल पाने की जरूरत नहीं है, लोग बैंक स्टेटमेंट भी मोफा करवाने चल पड़ते हैं। और इफ द स्पॉन्सर इज रिटायर्ड तो उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, और FRC आ जाएगी। FRC के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो आप ये इन्होंने वैसे अजीब सी बात कर दी है, मुझे नहीं इसकी कोई चीज़ समझ आई। नॉर्मली होता यह है कि जब आप नादरा से FRC निकलवा लेते हैं तो अगर आपने उसको मोफा या पोस्टल करवाई है तो उसके बाद उसको भी वेरीफाइड करवाने की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया, इसके पीछे भी कोई इनकी सेंस होगी कि भाई जो आप FRC नादरा से निकलवा रहे हैं वो मोर देन 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका इस साल का प्रोसेस है तो अगर आपने फरवरी मार्च के अंदर FRC निकलवाई है उसको पोस्टल करवा लिया तो वो ठीक है, उसको 6 माह तक वैलिड होगी उनके अंदर भी। और उसने इन्होंने मेंशन किया कि एम्बेसी के बाद राइट्स है कि वो और भी कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड होगा तो आपसे ले लेंगे। तो भाई मैंने ये 15 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट इनका ब्रीफली जो है वो आपके साथ डिस्कस किया, आपको बता दिया है। फर्दर भी अगर आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड वीज़ा फाइल, डी फाइल कैसे आपने रेडी करनी है उससे रिलेटेड अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आप 1-to-1 सेशन भी बुक करके कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी फ़ाइल भी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इस साल इटली ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया कि भाई जो 3 लाख 4 लाख की अपॉइंटमेंट थी वो वाला स्टेप आप ख़त्म हो चुका है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो चुका है वो स्टूडेंट्स फाइनली अपनी जो वीज़ा फाइल है उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तब आते हैं जब उनकी ऑलरेडी या तो FBR रिटर्न बन चुके होते हैं या उनकी रिजेक्शन आ चुकी होती है। तो भाई रिजेक्शन फेस करने से बेहतर ये है कि अगर फ़ाइल अपनी एक दफ़ा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ रिव्यू उनसे लाजमी करवाएं, ताकि अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो वो कमी पेशी दूर हो जाए और आपको जो है वो रिजेक्शन फेस ना करनी पड़े।